चलिए शुरू करते हैं। जी सर। अ, सबसे पहले तो उपराष्ट्रपति के बारे में बता दीजिए। सर अभी वर्तमान में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जो 15th उपराष्ट्रपति बने हैं। हम्म। और इससे पहले जो 14th राष्ट्रपति थे श्री जगदीप जी धनखड़, तो उन्होंने अपने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया था। और जो नवनिर्वाचित सीपी राधाकृष्णन सर है, वो तमिलनाडु जिले से बिलोंग करते हैं सर। फुल नेम क्या तमिलनाडु। है इनका? माफ कीजिएगा सर, मैं इसको देख लेता हूँ सर। आपने आर्टिकल नहीं पढ़े इसका मतलब। चंद्रपुरम पौनु स्वामी राधाकृष्णन। ये पढ़ा था पर वो इनका नाम मुझे स्लिप ऑफ टंग है सर, तो ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि अ, राष्ट्रपति और इसके अलावा किसके चुनाव में व्हिप जारी होता है कि नहीं होता है? सर जो उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति इन दोनों के चुनाव में व्हिप जारी नहीं होता है सर। कारण? क्योंकि सर इसमें जो चुनाव प्रणाली है वो सेक्रेट बैलेट का इस्तेमाल किया जाता है। तो हिंदी एक हिंदी में बता दीजिए। सर गुप्त मतदान की इसमें जो चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है। सीक्रेट बैलेट। जी सर, जी सर। अच्छा, तो क्या जहां तो जहां गुप्त मतदान होता है वहां पर व्हिप जारी नहीं किया जाता? सर उसमें ऐसा प्रावधान है कि अगर आप सेक्रेट बैलेट यूज करते हैं तो जो आपको पता है टेक्निकली तो जारी कर सकते हैं, पर उसका जो इस्तेमाल है वो उसका जो प्रभाव वो सही नहीं बनेगा। कैसे कि आपने जो मतदान दिया है वो व्हिप को दिखाई नहीं रहे हैं, तो पता ही नहीं चलेगा कि आपने किसको मतदान किया है किसको नहीं किया। हम्म हम्म, तो हम्म। उसका जो इफेक्ट है वो बन नहीं पाता है। बन नहीं पाता, राइट राइट। ठीक है। अच्छा बताइए, राष्ट्र उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया क्या है? अनुच्छेद सहित बताएं। फिर उपराष्ट्र जी सर, जो उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है जो सर 67 कॉन्स्टिट्यूशन आर्ट उसमें अनुच्छेद में। और इसके जो कोलाज में जो भाग लेते हैं वो मनोनीत और निर्वाचित दोनों सदस्य लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदस्य भाग लेते हैं। चुनाव प्रणाली जो ये रहती है वो एक सिंगल ट्रांसफरेबल वोट और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम के तहत ये चुने जाते हैं। हम्म। और इसमें जो अच्छा, इसके इसमें अलावा सर मनोनीत जो सदस्य भाग लेते हैं? राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं मनोनीत सदस्य? ये सर राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते सर। कारण? सर एक कारण जो अभी मैं समझ पा रहा हूँ कि सर 12 सदस्यों का जो नामांकन मनोनीत किया जाता है वो हम्म राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है राज्यसभा में। तो हम्म ऐसा हो सकता है कि जो 12 सदस्य है वो राष्ट्रपति के तरफ वो हो सकते हैं, झुकाव रह सकता है उनका। तो हम्म ऐसा पक्षपात ना हो इसके लिए 12 सदस्यों का उसके कारण ये हटाए जाते हैं हम्म। ठीक है। अच्छा, ये बताइए, जो नेपाल में आंदोलन हो रहा है, इसका नाम क्या है? सर। इस प्रोटेस्ट को उन्होंने जैन जेड नाम दिया है। जैन जी। और इसका जी जो बोले इसको। जैन जी। सर जैन जैन जैड जी। तो जैड लिखा हुआ पर बोलने में जैन जी होता है वो। अच्छा, जी सर। जैन जी नाम क्यों है, इसका मतलब क्या है? सर इसमें जो मैन जिन्होंने मुद्दा उठाया था वो जैन जी पॉपुलेशन है, जैन जी जनरेशन है वो। और जैन जी जनरेशन जिसका 1997 से लेकर के 2012 तक जिनका जन्म हुआ है उनको जैन जी पॉपुलेशन बोला जनरेशन बोला जाता है। इसमें यह है कि जो जनरेशन जो टेक्नोलॉजी में जन्मी और जिनका पूरा एजुकेशन और इन्वायरमेंट सारा टेक्नोलॉजी के आसपास रहा है, तो उन्होंने जो इससे पहले का जो एरा था, जो नो कम्युनिकेशन जोन या लो कम्युनिकेशन जोन का जो एरा था उन्होंने देखा नहीं। और दूसरा ये भी है कि इसमें जो मास जनरेशन थी वो यही थी। और इस जन प्रोटेस्ट को लीड भी किया उन्होंने किया। और एक तत्कालिक कारण जो ये था कि सोशल हम्म मीडिया को बैन करना, तो जेन जी का जो मेन कम्युनिकेशन मीडियम था उसी को हैम्पर किया गया था। तो इस प्रोटेस्ट का उन्होंने बाद में इस मूवमेंट और स्प्रिट को देखते हुए जेन जी प्रोटेस्ट नाम दिया सर। ओके। क्या कारण रहे हैं इसके? सर जो इसमें मुख्य कारण क्या आता है वो वहाँ पे भ्रष्टाचार और जो वहाँ पे बेरोजगारी की आम समस्या। और तीसरा एक कारण ये भी था कि जो नेता थे उनके बच्चों के द्वारा एक लेविश लाइफ दी जा रही थी और उनका सोशल मीडिया पे प्रचार किया जा रहा था। और सबसे तात्कालिक कारण इसमें यह है कि वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे केपी शर्मा ओली सर, उन्होंने वहाँ पे क्या किया कि जो सोशल मीडिया को बैन कर दिया, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म थे एक्सेप्ट टिकटॉक जो चाइना की है।
हम्म। तो इससे वहाँ का जो यूथ था, तो वो भी वहाँ पे अग्रेसिव हो गया। और उन्होंने बोला कि भ्रष्टाचार जो मुख्य मुद्दे, उन पे बात करने के बजाय आपने जो एक मेन कम्युनिकेशन मीडियम था, क्योंकि एक आबादी है सर नेपाल की, जो माइग्रेशन या फिर बोलते हैं कि दूसरे देशों में जाके, जैसे इवन भारत में भी आके काम करते हैं, उनके पास जो एक कम्युनिकेशन का मीडियम है, चीप और अफोर्डेबल मीडियम है, वो सोशल मीडिया था। तो आपने उन लोगों से कनेक्टिविटी खत्म कर दी। तो उनका हम्म। यही था कि करप्शन बंद करो, कनेक्टिविटी नहीं। तो ये कारण समझ लो। आपको नहीं लगता कि पुलिस और सेना ने भी कहीं न कहीं अप्रत्यक्ष रूप से वो समर्थन में थी? जी सर, ये सर नेपाल की जो जनता है वो, और इसके अलावा जो इस ईमानदारी की जो व्यवस्था है उसमें जो विश्वास रखने वाले थे, उन सब की ये एक राय थी। ये यह कह सकते हैं कि एक अप्रत्यक्ष सहमति थी, जिसमें उन्होंने जो भ्रष्टाचार से जो लिप्त प्रशासन था उनको हटाने का उनमें कहीं ना कहीं भाव था। तो इस तंत्र को हटाने में उनका, ये कह सकते हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से सहमति तो थी। हम्म। अच्छा, इसके और समाधान क्या हो सकते हैं? तब जैसे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, तो जैसे वहाँ की अंतरिम सरकार गठन हो गई श्रीमती सुशीला कार्की जी के नेतृत्व में, तो अब उन्होंने उनके सामने ये है कि अभी 6 महीने के अंदर चुनाव करा जाए। और सुशीला कार्की जी का जो छवि है, वो ऐसी छवि है कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान एज ए सीजीआई के पद के रूप में वो कार्यरत रहे थे। और हम्म। उन्होंने वहाँ पे भ्रष्टाचार और एक ईमानदारी भरे अधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं दी। तो अब वो उसी छवि के चलते वो एक ऐसी व्यवस्था कार्य कर सकते हैं। और प्रशासन में के साथ साथ संविधान में भी जो वांछित परिवर्तन करके एक ऐसे निष्पक्ष और जो लूप होल है संविधान के, उनको खत्म करके एक बेहतर संविधान बनाया जा सकता है। दूसरा सर, वहाँ पे निष्पक्ष चुनाव कराए जा सकते हैं। इसके अलावा तीसरा, जो चुनाव प्रणाली में निष्पक्ष या यूं कहा जा सकते हैं ईमानदार लोगों को जगह दे करके एक बेहतर जो या बोल सकते हैं पॉलिटिकल सिस्टम को डेवलप किया जा सकता है। चौथा, ये भी किया जा सकता है कि जो बेरोजगारी की जो समस्या है, उनके लिए बेहतर या ऐसे विकल्प या इस तरह की इंडस्ट्री को डेवलप किया जाए जो हम्म। नेपाल के लिए सुटेबल हो और वहाँ के यूथ को रोजगार मिले। पांचवा सर, वहाँ पे एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि जो यूथ है, इसको रोजगार के साथ साथ में जो वहाँ पे एजुकेशन है प्लस कनेक्टिविटी है, इस तरह के काम नहीं मिल रहे। तो जो बेरोजगारी के साथ साथ वो लोग बेकार भी है सर। हम्म। तो जो यूथ है वो अच्छा, एक गलत दिशा में डायरेक्ट हो रहा इसमें आपने जो उत्तर बोला है, अ, एक तो आपने इसमें रोजगार का पॉइंट लिया है, है सर। अर्थव्यवस्था सुधार, एक अर्थव्यवस्था भी है सर, अर्थव्यवस्था का सुधार, राजनीतिक रोजगार राजनीतिक संवाद, और प्रशासनिक जो ढांचा है उसको बेहतर किया जाए, दुरुस्त किया जाए। राजनीतिक संवाद लिया आपने इसमें, नहीं लिया सर, सॉरी सर। और डिजिटल ये भी स्वतंत्रता। होना चाहिए सर। ये सर डिजिटल सोवरेनिटी भी रखी जाएंगे, मुख्य मुद्दा भी है सर। ये बड़ा मुद्दा है, क्योंकि इस आंदोलन का तात्कालिक कारण है ये। तो मेन जो आपको चार मुद्दों पर डिस्कस करना है, जी सर। वो राजनीतिक संवाद है, भ्रष्टाचार, और अ, तीसरा अर्थव्यवस्था सुधार और रोजगार है, और डिजिटल स्वतंत्रता का सम्मान करना है। तो इन चारों पॉइंट में सारी चीजें सर। कवर हो जाती है। उत्तर को पॉइंट आउट करें, थोड़ा उत्तर बड़े हो रहे हैं। ठीक है। सर। ये बताइए कि अ, अभी जो डॉग्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट का कोई डिसीजन आया है, तो ये क्या विवाद था डॉग्स, कुत्तों को लेकर? ये क्या विवाद था और उसमें क्या निर्णय निकला? जी सर। सर, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को कहा था कि वहाँ पे जितने भी डॉग है उनको वहाँ से शिफ्ट किया जाए, और बाहर शेल्टर हाउस में, डॉग शेल्टर हाउस में उनको शिफ्ट किया जाए, क्योंकि वहाँ पे डॉग की बाइट की समस्या ज्यादा बढ़ रही थी। तो अब उसको हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दिल्ली हाई कोर्ट का निर्णय था। अब बाद में इसी को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में इसमें याचिकाएं गई कि इसको ये जो निर्णय वो एक व्यवहारिक भी नहीं है और इम्प्रैक्टिकल भी है, क्योंकि अगर जो इकोलॉजिकल सिस्टम में से अगर डॉग हटा दिए जाएंगे, तो हो सकता है जूनोटिक बीमारियां और जो बाकी डॉग जो इकोलॉजी पार्ट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है वो हट जाएगा वहां से, तो बीमारियां फैलने के चांसेस ज्यादा हैं। तो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय को पलटते हुए इसमें सुधार किया कि जो एनिमल बर्थ कंट्रोल है उस पर फोकस किया जाना चाहिए, और जो पुराना जो निर्णय था उस पर रोक लगा दी।
और ये विवाद इसी को लेकर के था, जो पशु जीवन प्लस जो ह्यूमन लाइफ है। सर आवाज आपका म्यूट है। इंडिया आउट कैंपेन क्या है? सर ये मालदीव में हुआ था सर, जो इंडिया आउट कैंपेन था, जो वर्तमान वहाँ के जो प्रेसिडेंट है हम्म। मोई मोहम्मद मोइजू, तो हम्म। उन्होंने सत्ता में आने से पहले जो इंडिया के वहाँ पे एक एयरबेस पे, एक वहाँ पे एयरक्राफ्ट और मॉनिटरिंग के लिए वहाँ पे एक एयरक्राफ्ट, और वहाँ पे कुछ मेंटेनेंस के लिए यहाँ पे एयरफोर्स के सोल्जर्स थे। तो उन्होंने बोला कि ये मालदीव की जो सॉवरेनिटी उस पर खतरा है, और इंडिया इसमें इंटरफेयर कर रहा है मालदीव की सॉवरेनिटी पे। तो उन्होंने वहाँ पे कैंपेन चलाया कि इंडिया आउट कैंपेन। ऐसा क्या इसी हुआ को कि उनको अपने स्वतंत्रता दिवस पे मोदी जी को मुख्य अतिथि बनाना पड़ा, जबकि वो तो इंडिया आउट कर चुके हैं? पर जो उनका पहले झुकाव था वो चाइना की तरफ था। अब हम्म। उन्होंने जब सत्ता में आए तो उन्होंने देखा कि जो लॉन्ग टर्म में जो मालदीव के जो हित है वो चाइना के साथ नहीं बने रह सकते, क्योंकि डेप ट्रेड की पॉलिसी और वहाँ पे जो चाइना का एकाधिकार होने का ऐसी संभावना है। हम्म। तो उन्होंने एक तो इसके चलते, दूसरा उन्होंने ये भी देखा कि एक इंडिया एक ट्रस्टवर्दी पार्टनर है जिसकी पॉलिसी क्लीन है, और वो सॉवरेनिटी में इंटरफेयर भी नहीं करता। तीसरा हम्म। ये भी है कि जो मालदीव की सबसे बड़ी जो इकोनॉमी है उसका टूरिज्म है, और इंडिया के पास इसका अल्टरनेटिव है जैसे लक्षद्वीप है, और हम्म। इंडिया के टूरिस्ट वहाँ पे सबसे ज्यादा जाते हैं। चौथा सर इसमें एक कारण ये भी है कि वहाँ पे जो एसेंशियल कमोडिटी जो वहाँ पे मालदीव में सप्लाई होती है वो इंडिया के थ्रू जाती है मैक्सिमम। हम्म। तो और इंडिया ने उसको अलाउ भी कर रखा है, तो इंडिया उसको रोक सकता है। तो यूँ कह सकते हैं कि सर एक ये भी है कि सर जो इंडो पैसिफिक रीजन में जो इंडियन नेवी की जो मेरिन जो स्ट्रेंथ है वो भी काफी केपेबल है। तो मालदीव को सुरक्षा भी मिल रही थी, और उसके जो इकोनॉमी प्लस उसके जो एसेंशियल डेली लिविंग है उसके लिए इंडिया सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट। उत्तर अमर सिंह जी बड़े हो रहे हैं। मैं आपको यू टर्न के 4 पॉइंट बता रहा हूँ। एक तो है भारत का कूटनीतिक कौशल। मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है सर। भारत का कूटनीतिक कौशल, हिंद महासागर में भारत का बढ़ता दबदबा, भारत की आर्थिक ताकत और रणनीतिक धैर्य, और भारत से व्यापार उनके हित में, जिसमें इनका मुख्यतः वस्तु व्यापार और पर्यटन। बस इसको एक एक दो दो लाइन में एक्सप्लेन करें। ये उत्तर आपका एक एक पॉइंट पे चार चार थोड़ा बड़ा डिटेल हुआ जा रहा है। तो थोड़ा सा आप ट्राई करें कि सर मैं सीधा एक्सप्लेनिंग। पॉइंट पे कहूँगा तो सर, हाँ, सीधा पॉइंट पे पॉइंट पे आइए। बता दूं सर। नहीं, भूमिका बताइए एक दो लाइन में। ठीक सर। भूमिका बता सकते हैं। अच्छा, ये बताइए कि ठीक ब्रिक्स सर, बनाम अभी मैं सीधा ट्रम्प। पॉइंट पे आता हूँ। मैं वो ठीक है सोच रहा हूँ कि जी सर। जी। ये बताएं कि ब्रिक्स क्या है? सर जो ब्रिक्स है पहले जब बना था 5 देशों ने मिलकर बनाया था, 4 देशों ने मिलकर बनाया था। बाद में हम्म। साउथ अफ्रीका भी ऐड हो गया, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, और बाद में साउथ अफ्रीका भी ऐड हो जाता है। हम्म। ये सर जो उभरती हुई जो कंट्री इकोनॉमी है उनका एक समूह है, और इनका जो जो मुख्य उद्देश्य ये था कि जो हम्म। ट्रेड और इकोनॉमी में एक दूसरे की सहायता करना, बनाए रखना। हम्म। अच्छा, ये बताइए ट्रम्प ब्रिक्स को लेकर असहज क्यों है? सर इसमें एक मुख्य कारण तो ये, जो ब्रिक्स की जो पॉपुलेशन प्लस जीडीपी का जो स्ट्रेंथ है वो कुल मिलाकर के जो अमेरिकन जीडीपी है उससे ज्यादा चला जाता है। हम्म। दूसरा जो डी डॉलराइजेशन का फैक्ट है वो उसकी स्ट्रेंथ है। तीसरा ये भी है कि ये जो इकोनॉमी है वो प्रोक्स या डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो चाइना अमेरिका की जो इकोनॉमी उसको टक्कर भी देते हैं, और उसको सरपास करने में भी लगे हैं। जैसे इंडिया अभी 3rd नंबर पे आने वाला है, और हम्म। चाइना अभी 2nd लाइन पे है। बहुत अच्छे तो जो पॉइंट्स है। यूएसए बस हेजोमनी इसमें उसको भी चैलेंज किया जा सकता इसमें एक पॉइंट आप जो बता रहे हैं वो ये है कि ब्रिक्स देश ट्रम्प टैरिफ के विरुद्ध है, और वो अपनी ब्रिक्स मुद्रा लाने की तैयारी में है। तो इस वजह से ट्रम्प को लग रहा है कि डॉलर का जो है। सर वर्चस्व है वो कम हो सकता है। ये एक इसका एक महत्वपूर्ण बिंदु है जो आपने नहीं बताया। अच्छा, ये बताइए कि सर थाईलैंड और कंबोडिया का क्या विवाद है? जी सर। सर थाईलैंड और कंबोडिया दोनों के बीच में एक शोकर या शिव मंदिर वहां पे बना हुआ है, जो दोनों देशों की सीमा पे बना हुआ है। हम्म। तो
ये सर विवाद का विषय इसलिए है, जब वहां से जो फ्रांस का अधिकार था, आई एम सॉरी सर, ब्रिटिश का जब अधिकार था, जब ब्रिटिश हम्म। वहां पे जा रहे थे, तब उन्होंने इस जोन को कंबोडिया को दे दिया था। और जो फिजिकल ऑक्यूपेशन था वो थाईलैंड के पास में था। आपने और ये फ्रांस मंदिरों पहले में सही दोनों ही बोला देशों था, के वो फ्रांस का ही अधिकार था। हम्म। मुझे और सर, उन्होंने वो सीमा विवाद, ठीक तो है। अभी सर, मेरा लास्ट क्वेश्चन है, उसके सर, बाद रविंद्र सर लेंगे। मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि सर, जो अभी जो हाल ही में जो सम्मेलन हुआ है, जिसमें मोदी और ये शी जिनपिंग और पुतिन, इनका एक ट्रायंगल बना है। ये ट्रायंगल क्या है और ट्रम्प को इससे क्या भय है? जी सर। सर जो एक ट्रायंगल बन रहा है, उसमें रशिया, इंडिया और चाइना का ट्रायंगल बन रहा है इसमें। और जो तीनों इकोनॉमी है, वो आइडियोलॉजी और इकोनॉमी में यूएसए की आवाज है। कंटिन्यू रखो सर। रशिया, इंडिया, चाइना की जो कोalition है, इस पे फोकस किया जा रहा है। ये सर जो यूएसए की जो इकोनॉमी है और उसकी आइडियोलॉजी, दोनों को चैलेंज करते हैं। और अगर ये तीनों साथ में आते हैं, तो जो यूएसए की जो हेजेमनी है और उसका जो जो डॉलर सोवरेनिटी है, उसको चैलेंज करने में सक्षम है। इसलिए यूएसए से उसको चैलेंज है सर। वेरी गुड। बहुत अच्छे उत्तर हैं अमर सिंह जी। और आईआर पे तो आपकी बहुत अच्छी पकड़ है। उत्तर भी आपके सटीक है, बस उत्तर कहीं कहीं बड़े हुए जा रहे हैं, सब जगह नहीं, पर कहीं कहीं। तो थोड़ा प्रयास करें कि इनको पॉइंट आउट करें। और भाषा शैली, शब्द चयन, शब्दों का प्रभाव बहुत ही अच्छा है। मुझे कोई भी कमी नजर नहीं आ रही है। बस एक जो कमी नजर आई वो मैंने आपको बता दी। ऑल द बेस्ट, शुभकामनाएं बहुत बहुत। मैं कोशिश करूंगा सर पॉइंट फॉर्मेट। जी जी। थैंक यू सो रविंद्र मच सर सर। वेलकम। आपकी ब्लेसिंग है सर। जी सर, शुरू करें रविंद्र सर। हाँ सर, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर, मॉर्निंग, शुरू करें सर। गुड मॉर्निंग सर। हाँ। हाँ, गुड मॉर्निंग। हाँ, अमर सिंह जी, आप एक्स सर्विसमैन हैं। जी सर। जी सर। और और आपने गोताखोर भी लिखा है ना, आप ड्राइवर भी हैं। जी सर। ऐसे किसी ओलंपियन का नाम बताओ जिसने सबसे ज्यादा एक ही ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीते। सर जो स्विमिंग कंपटीशन है, उसमें श्री माइकल फेल्प्स हैं सर, जो यूएसए के स्विमर हैं सर। हम्म, और उनके हम्म। सबसे ज्यादा भी हैं, और उनके जो एज ए एथलीट भी उनके सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल है, 28 मेडल्स है सर, ओलंपिक मेडल्स है। ये स्विमिंग में इतने मेडल होने की वजह क्या है? आठ 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 प्रतियोगिताएं होती है, क्या कारण है इसका? सर उसमें जो जो स्विमर होता है, उसमें ये जो स्पर्धा होती है वो ज्यादा होती है, जैसे 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर और 1000 मीटर। तो हम्म, एक से ज्यादा स्पर्धाओं में भाग लेते हैं। प्लस स्विमिंग की फॉर्म्स भी अलग अलग होती है। जैसे सर एक फ्री स्टाइल होता है, एक ब्रेस्ट स्ट्रोक होता है, बटरफ्लाई ब्रेस्ट स्ट्रोक भी होता है। तो ये 4-5 स्ट्रोक है। तो अच्छा। अगर स्विमर क्या करते हैं, एक से ज्यादा इवेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, अगर उनकी स्किल अच्छी है, तो जो मेडल विनिंग की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाती है सर। ये बट क्या बोला आपने? बटरफ्लाई और बेयर स्टॉक, हाँ सर। इनमें क्या डिफरेंस है? सर जो बटरफ्लाई होती है, उसमें जो बॉडी का जो मूवमेंट होता है, जो साइन वेव्स में होता है, जैसे इसमें सर ऐसे ऐसे बॉडी मूवमेंट होते हैं। और जो हाथों का जो मूवमेंट होता है, वो आगे करके ऐसे किक करते हो, और बाद में आपका पूरी बॉडी हाथों का पुल लेते हैं, और पूरी बॉडी वेव का सहारा लेके आगे बढ़ती है सर। ये तो होता है जो बटरफ्लाई है। ब्रेस्ट स्ट्रोक में ऐसा होता है कि सर जो हाथों का जो मूवमेंट है, वो फ्रॉग की तरह मूवमेंट होता है। आप जो हाथ आगे सीधे पुल करते हो, और बाद में आप ऐसे करके फॉरवर्ड से राइट की तरफ धीरे धीरे पानी को पुल करते हो। एक तो सर हाथों का मूवमेंट का फर्क है, और सेकंड ओके, स्पीड का भी है सर, और ओके, तीसरा स्ट्रेंथ का भी है सर। ओके। आप किस लेवल तक आपने कोई इवेंट में पार्टिसिपेट किया है, सर स्विमिंग जैसे कंपटीशन में? सर जो नेवी के जो कॉम्पिटिशन्स होते थे, कमांड लेवल के कॉम्पिटिशन्स, हाँ, मैंने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया हाँ। है। और मुंबई में सर ओपन सी स्विमिंग होती है, मैंने वहाँ पे भी पार्टिसिपेट किया है। तो ओके, ओपन सी स्विमिंग। ठीक है। आप ये बताओ, नेवी की जो स्थापना है वो कब हुई थी? इंडियन नेवी। सर ये इंडियन नेवी सर, जो वो लेगेसी है ब्रिटिश नेवी की। जब हम्म, रॉयल नेवी थी, तो वो शिफ्ट हुई थी इंडियन नेवी में। तो इसका जो इंडियन नेवी का जो नामकरण हुआ था, वो 1957 में हुआ था सर, जो रेक्स नेवी हम बोलते हैं सर। 19
1957 में, ओके। ठीक है। नौसेना विद्रोह करके आता है हिस्ट्री में, जी नौसेना सर। विद्रोह हुआ था। क्या जी इसका बैकग्राउंड क्या था और इसके क्या परिणाम रहे थे? सर मेरी आवाज आ रही क्या? ललित सर। हेलो। हाँ 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 सर। रविंद्र जी, आवाज नहीं आ हाँ रही? ये नहीं, मेरे पास फोटो, वो मतलब उसमें पॉज हो गया उनका, अमर अमर सिंह जी सिंह का। जी, एक मिनट, हो सुन। हाँ हाँ। अमर सिंह जी, मेरी आवाज आ रही है? शायद इनके टेक्निकल एरर आ गया कुछ। हाँ। रीज्वाइन हो रहे हैं। अच्छा। रविंद्र जी, आवाज आ रही है आपको? सर मेरे पास तो आ रही है। और अमर सिंह जी? सर आ रही है सर, हाँ, वेरी आ रही सॉरी है सर वो जी। हाँ, शुरू करें सर, रविंद्र सर शुरू करें। हाँ हाँ, अमर सिंह जी। जी सर। हेलो। जी सर, जी हाँ, सर, जी सर। मैं ये पूछ रहा था आपको कि हम इतिहास पढ़ते हैं, उसमें एक नौसेना विद्रोह के बारे में पढ़ते हैं। जी सर। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में नौसेना विद्रोह, इसका एक बैकग्राउंड क्या था और इसके क्या प्रभाव पड़े? सर उसमें एक बैकग्राउंड तो ये था कि जो नौसेना के जो सैनिक थे उनके साथ में जो सैनिक भेदभाव प्लस उनके साथ रहन सहन में भी भेदभाव होता था, जो उनके पेमेंट में और उनके रहने सहने में था। दूसरा ये भी था कि सर उसी टाइम पे जो पूरा देश में जो क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था, तो सर मेरी आवाज आ रही सर? हाँ हाँ, आ रही है। हाँ सर, क्विट इंडिया मूवमेंट भी चल रहा था। तो जो नौसेना के जो नौसैनिक थे वो भी इस क्रांति में भाग लेना चाहते थे, क्योंकि वो देख रहे थे कि जो वहाँ पे उनके साथ जो अत्याचार हो रहा है उनका कारण ब्रिटिश है। तो उन्होंने क्या किया, जो आईएनएस तलवार भारतीय नौसेना की शिप थी उसमें लिख दिया जो वहाँ पे था, वहाँ के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया सर। और इसके बाद में हुआ ये कि जो मोहम्मद अली जिन्ना थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनकी मध्यस्थता से ये फिर जो विवाद था उसका सुलझाव किया गया। और उस टाइम पे ये माउंट बेटन थे, तो माउंट बेटन ने कहा कि अगर सेना अगर विद्रोह करती है तो आने वाले टाइम में जो तख्ता पलट जैसी जो व्यवस्था है वो जन्म लेंगी। तो सेना कभी भी विद्रोह नहीं करनी चाहिए, जो भी वर्तमान सरकार होती है उसके प्रति उनका जो वो होनी चाहिए,
आप भारतीय स्वतंत्रता में नौसेना विद्रोह का कितना योगदान मानते हैं? नौसेना विद्रोह की वजह से भारतीय स्वतंत्रता मिलने में जल्दी हुई, या इसका क्या योगदान है भारतीय स्वतंत्रता में? जी सर। सर एक योगदान तो ये हुआ कि अब तक जो मिलिट्री थी वो ब्रिटिश के इतनी खिलाफ नहीं थी। और जो ब्रिटिश नेवी की ब्रिटिश जो एम्पायर था उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ वहाँ की नेवी थी, क्योंकि जो उनका ट्रेड रूट था उसकी सिक्योरिटी प्लस उनका जो बेसिस था उसको प्रोटेक्ट करने के लिए नेवी उनके लिए सबसे बड़ा जो मेन रोल प्ले कर रही थी। तो जब उन्होंने देखा कि अगर ब्रिटिश जो नेवी उनके खिलाफ हो गई तो अब उनका ज्यादा दिन रहना मुश्किल है। तो उन्होंने हाँ ये बस, टर्निंग पॉइंट था जब उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब भारत को आजाद करना पड़ेगा सर। और सही दूसरा बात। सर पॉलिटिकल अवेयरनेस और जो बाकी लोग जो थे अछूते अच्छा, थे अब आप एक बात बताइए, अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, सर। उसमें नेवी नेवी का क्या योगदान था अभी? जी सर। सर नेवी का एक कंट्रीब्यूशन तो ये था कि अभी जो थर्ड लाइन पे जो वार होने वाला था वो नेवी इसको देखने वाली थी। नेवी जो वार का सबसे लास्ट में इसलिए रखा गया था कि इसे जो वार को डिक्लेयर करना पॉसिबल, ये बोलते थे कि एक ट्रिगर पॉइंट होता है जिसको ये अभी हमने जो कार्रवाई की हमने इसको मिलिट्री एक्शन नाम दिया सर। अगर नौसेना इसमें अटैक करती है तो इसको वार कंसिडर किया जा सकता था सर। और दूसरा ये था कि जो वहाँ पे कराची हार्बर है नेवी के द्वारा उसको पूरा कॉर्डन कर लिया गया था, बेसिकली उसको पूरा कवर कर लिया गया, जिसपे वो पाकिस्तानी जो सेना थी या पाकिस्तानी नौसेना थी उस पर दबाव बना कि वो जल्दी से जल्दी इस विवाद को खत्म करे और सरेंडर करे, ऐसी स्थितियां बनाई गई सर। आप 2008 से 2023 तक मरीन कमांडो सर रहे। शुरू से आप मरीन कमांडो रहे। नहीं सर, मैंने अपनी बेसिक ट्रेनिंग की, बेसिक ट्रेनिंग में एज ए कम्युनिकेटर रहा मैं, और जैसे पूरा किया मैंने तब मैं इसके लिए वॉलेंट्री। 2009 के अंदर मुंबई में अटैक हुआ। जी सर। उस समय मरीन कमांडो की बहुत बड़ी भूमिका थी उनको न्यूट्रलाइज करने में। यस सर। तो एज मरीन कमांडो आप कैसा फील करते हैं उस फोर्स का हिस्सा बन के? सर वो एक कमांडो या फिर एक सोल्जर के लिए सबसे बड़ा मोमेंट होता है जब वो वार में पार्टिसिपेट करता है, क्योंकि वहां पे उसको अपनी जो अब तक की जो ट्रेनिंग है और अपनी ब्रेवरी अपने स्पिरिट को दिखाने का मौका मिलता है। और ये देश के लिए जब विपदा का समय था तो मार्कोस ने बहुत ही बेहतरीन और प्रॉम्प्टली एक्शन किया था। तो हमारे लिए ये कि इंस्पायरेशन और एक वो देशभक्ति और सम्मान की भावना तो है ही है। तो दूसरा आपने सर। रिटायरमेंट के बाद आरएएस ही क्यों चुना, आरएएस के अंदर ही आना क्यों चुना? जी सर। सर जो शुरू से ही एक जो गांव में हम लोग पले बड़े हैं और गांव के जो अभाव को हमने देखा है, तो वहां पे हमने देखा कि जो सेना का जो भाव है वो वहां पे पैदा होता है, और एक शुरू में देशभक्ति के लिए सेना एक प्रथम माध्यम मानी जाती है। दूसरा जब मैं सेना में गया तो मैंने देखा कि अब वहाँ पे बेटर क्या किया जा सकता है, तो मैंने नौसेना चुना, और नौसेना में भी मैंने मेरिन कमांडो चुना। मेरिन कमांडो के दौरान सेवा देने के दौरान मैंने पाया कि मैं और अच्छा क्या कर सकता हूँ। तो मैंने देखा कि मैं प्रशासन में जाकर के और बहुत सारे लोग हैं जहाँ पे मैं उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ, और सेना के दौरान जो मैंने सीखे हुए अपने एक्सपीरियंस थे मैं उनको अप्लाई करके मैं बहुत सारे लोगों की लाइफ में रीच कर सकता हूँ, उनकी लाइफ में अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। तीसरा सर ये भी था कि सर मैं वहाँ सोल्जर की भूमिका में था, अब मैं अधिकारी की भूमिका में आऊंगा तो मेरा जो व्यक्तिगत उत्कर्ष है उसको भी बल मिलेगा सर। ठीक है। तो मतलब आपने आर्मी नेवी ज्वाइन करने के बाद ही आरएस के बारे में सोचना शुरू किया? जी सर। उसके बारे में पहले आपको कुछ पता नहीं था? जी सर, सबसे पहले उस टाइम पे ये जानकारी भी नहीं थी और तब इतनी समझ भी नहीं थी। और ठीक है, तब ठीक है, ठीक। ओके। अब आप मुझे एक बात बताइए, अभी जो नेपाल में घटना हुई, जेनजी मूवमेंट वहाँ हुआ और वहाँ पर सरकार बदल गई, क्या ऐसी परिस्थिति आप भारत में भी देखते हैं कि भारत में भी ऐसा कुछ हो सकता है? सर भारत में ऐसी पॉसिबिलिटी होने की संभावनाएं न के बराबर है। ऐसा इसलिए कि जो शक्ति का जो बंटवारा किया गया है, वो बहुत सोच समझ के और संविधान निर्माताओं ने बहुत ढंग से किया गया है, जिसमें किसी भी एक पक्ष के पास में जो शक्ति है वो बटी भी नहीं है। दूसरा कैसा शक्ति का चेक एंड बैलेंस बाकी जो अंग है जैसे जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, ये तीनों के द्वारा इसका शक्ति संतुलन भी किया जाता है। इसमें चौथा स्तंभ ये भी है कि किसी भी परिस्थिति में अगर ऐसी संभावनाएं बनती हैं तो जो भारत की जो सेना है, तीनों सेना मिलकर ऐसी मुकाबला पाने के लिए इसको कंट्रोल करने के लिए सक्षम है सर। क्या इस आपको लगता है कि जैसे
सपोज करो भारत में ऐसी स्थिति बन जाए और भारत का युवा सड़कों पर आ जाता है, सर आप भी कमोबेश उसी एज ग्रुप का हिस्सा है। थोड़ा सा थोड़े ज्यादा एज हो सकती है, लेकिन हाँ, लगभग आप उसी एज ग्रुप का हिस्सा है। सर और आप सेना में हैं और सरकार आपको आदेश देती है कि आपको, जैसे वहां पर गोली चलाने का आदेश दे दिया, अगर आपको ये ऐसा आदेश दे दिया जाता है तो आप क्या करेंगे उस परिस्थिति में? सर इसका जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ये कहता है कि जो भीड़ है उसको सबसे पहले आइसोलेट किया जाए, कम से कम भीड़ को बिखेरने की कोशिश कराए, मतलब भीड़ को ज्यादा से ज्यादा बिखेर दिया जाए, ताकि वो अगर कलेक्ट नहीं होंगे तो उनका जो प्रोटेस्ट है वो एक यूनाइटेड नहीं होगा। ये होगा। दूसरा ये हो सकता है कि जो जनसमूह है। आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपका अमर वापस सिंह जी, इंटरनेट आपका पर। वीडियो ऑफ कर दो। अमर सिंह जी, वीडियो ऑफ कर दो, ऑडियो ऑन रखो सिर्फ। अमर सिंह जी, मेरी आवाज आ रही है? शायद इनके नेटवर्क इश्यू हो रहा है। सर एक बार आप इनको कनेक्ट कर वापस रीजॉइन आप करवा दो, अपन रविंद्र इनको सर, आप फीडबैक कंक्लूड दे कर दो। लें। आप अब हाँ कंक्लूड कर लो अपने। हाँ हाँ, इनको फीडबैक दे देते हैं अपन। हाँ, इनका आ जाए तो फीडबैक दे दीजिए। हाँ रविंद्र जी, ये हाँ अमर सिंह जी। हाँ, एक मिनट सर। हाँ हाँ। एक कोई वो अ, शायद इनके नेटवर्क इश्यू है। हाँ सर। सर वैसे इनका मतलब वे ऑफ प्रेजेंटेशन काफी अच्छा है ये सबका। बहुत एक्सपीरियंस्ड है सर। हाँ ये हमारे और मुल्क में भी आते हैं और हाँ, अच्छा है इनका। कॉन्फिडेंस लेवल भी काफी अच्छा है। हाँ, और बस पकड़ ये भी है अच्छी है। कि पकड़, हाँ सब मेरे इनका पीछे से मतलब, मैंने आईआर वगैरह पे क्वेश्चन पूछे तो काफी अच्छे उत्तर दिए इन्होंने। हाँ बस ये है कि जैसे अभी बता रहे थे कि भारत में सभी के बीच शक्ति बटी हुई नहीं है, ऐसा बोल दिया उन्होंने। हाँ, थोड़ा सा वो जब बोलने में फ्लो में कभी 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 ऐसा हो रहा है। बाकी प्रेजेंटेशन काफी अच्छा है इनका। और तो आप मतलब जिस, आप अभी इनको इनका रिव्यू कर दो, ये अपन रिकॉर्डिंग भेज देंगे इनको। हाँ हाँ, तो अमर सिंह जी आपका वे ऑफ प्रेजेंटेशन काफी अच्छा है। और बस ये है कि जो आंसर है उनको थोड़ा सा ब्रीफ करने की, कंसाइज करने की कोशिश करना है आपको, ताकि अ, जो इंटरव्यूअर है उनके पास स्कोप ज्यादा रहे। आप, पर आप भी अपने जो आपके टॉपिक है उनको समेट पाए। एक ही टॉपिक के ऊपर आप छोटे आंसर देंगे तो उसी के ऊपर लंबा जो चलने का ज्यादा रहेगा, और थोड़ा सा मोनोटोनस नहीं होगा वो आंसर। तो थोड़ा सा उसको ब्रीफ करा, जैसे मैंने नेवी के बारे में पूछा कि नेवी की क्या भूमिका थी और बैकग्राउंड क्या था, तो आपको बैकग्राउंड ये है पॉइंट्स में देना था कि जो नौसैनिक थे उनके साथ नस्लीय भेदभाव होता था, और उनके वेतन संबंधी भी उनके साथ भेदभाव होता था। और सर फिर एक बार भारत, सर एक बार रिव्यू को ब्रीफ कर दें। अमर सिंह जी आगे हैं। अमर सिंह जी, हाँ आप चाहें तो नेटवर्क इश्यू है तो आप फिर ये वीडियो ऑफ कर दीजिए, सिर्फ ऑडियो। अभी ठीक है। हाँ, एक मिनट। अभी ठीक है सर। हाँ, हाँ रविंद्र सर, आप ब्रीफ हाँ इनको ब्रीफ कर दीजिए। प्लीज। हाँ हाँ, अमर सिंह जी, एक क्वेश्चन और पूछना चाह रहा था मैं कि जैसे सपोज आप आरपीएस बन जाते हैं और कहीं पे थाने का घेराव करके बैठ जाते हैं लोग, और आपको गोली चलाने ऊपर से आदेश दे देते हैं। यही वो सेम था, लेकिन आपने बता दिया कि ठीक है, हमारे मतलब एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है, ओके वो तो। लेकिन अब मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ बता देता हूँ कि आपके रिव्यू के बारे में, कि आपका प्रेजेंटेशन काफी अच्छा है, बात करने का, आपको जवाब देने का आपका तरीका, आपके शब्दों का चयन भी काफी ठीक है। और
जब आप जवाब दे रहे हैं तो आपका आई मतलब जो आई साइट है, आपका आई कांटेक्ट है, वो भी काफी ठीक है। और दूसरा कि आपके बस एक जो नेगेटिव पॉइंट मैं बता रहा हूँ कि आप थोड़े से जो आपका जो आपके जो आंसर्स है उनको ब्रीफ करने की और पॉइंट्स में देने की कोशिश करें। जैसे मैंने आपको नौसेना विद्रोह के बारे में पूछा था, बैकग्राउंड पूछा और परिणाम पूछा, तो उसके ऊपर काफी लंबा आपने आंसर दिया कि ये आपको कुछ पॉइंट्स बताने हैं कि उनके साथ नस्ली भेदभाव था, उनके साथ अगर उस पॉइंट में से किसी को वो इंटरव्यूअर ज्यादा एलोबरेट करने को बोले तो इससे क्या होगा कि आपका इंटरव्यू भी थोड़ा उसको टाइम मिल जाएगा इंटरव्यूअर को, और आपके जो टॉपिक होंगे वो भी थोड़े से लिमिटेड आपके फील्ड के रह जाएंगे जो आपको अच्छा लगता है। दूसरा, जैसे नस्ली भेदभाव हो गया, फिर आपको बताना था उनके खान पान संबंधी भी उनके साथ जो थोड़ा सा भेदभाव होता था, वेतन संबंधी भेदभाव थे। फिर धीरे धीरे भारतीय जो सेना थी, नौसेना थी, उनमें भी राष्ट्रवादी प्रवृत्तियां बढ़ रही थी। तो ऐसे आपको पॉइंट्स में बताने। फिर प्रभाव क्या रहा कि भारत जो ब्रिटिश एम्पायर था उसका आधार ही ब्रिटिश नौसेना थी, और जब उसी में विद्रोह की चिंगारियां उठने लगी तो ब्रिटिशर्स को ये समझ में आ गया कि अब भारत को ज्यादा देर तक हम गुलाम नहीं बना के रख सकते, और भारत को आजादी इनको देनी पड़ी। तो ये उसमें ना ताबूत की आखिरी कील साबित हुआ था नौसेना विद्रोह। तो आपको ऐसे पॉइंट्स में आंसर देना है, और बाकी अ, आपका काफी अच्छा है, और आपका एक्सपीरियंस और आपका जो बैकग्राउंड भी काफी अच्छा रहा है, तो डेफिनेटली आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। और वहां जब फिर मतलब फ्रंट मतलब आमने सामने वाला इंटरव्यू होगा, जो आप फिजिकल रूप से वहाँ प्रेजेंट होंगे, तो आपकी पर्सनैलिटी का भी आपको फायदा मिलेगा। तो आप अच्छे से उसको और करिए, और थोड़ा सा उसको और प्रेशर कर जी लीजिए सर। आपके बस प्रेजेंटेशन को। बाकी ऑल द बेस्ट आपको। और सर, सर अमर सिंह जी थैंक बहुत यू सो मच सर। मैच्योरिटी के साथ आंसर देते हैं। ये जी इनका सर। एक इनकी क्वालिटी है सर ये। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जी अच्छा, मुझे भी अच्छा लगा। जी सर, जी सर। हाँ मेवराम जी जी सर, शुरू करें। जी हाँ, अमर सिंह की आवाज आ रही है मेरी? जी सर। जी सर। बिल्कुल कंफर्ट हो एकदम। जी सर। जी जी, अभी आप बीच बीच में डॉलर डिप्लोमेसी का जिक्र कर रहे थे। ये जी सर। डॉलर डिप्लोमेसी क्या है? डी डॉलराइजेशन की बात की थी आपने, और डॉ- एक जगह डॉलर डिप्लोमेसी, और हाँ, इसके बारे में थोड़ा बताइए। डॉलर डिप्लोमेसी ये है कि जो अमेरिका के द्वारा सबसे पहले जब डॉलर इंट्रोड्यूस किया गया था मार्केट में, तब उन्होंने हम्म डॉलर को इस हिसाब से एक्सपेंड किया कि जो हम्म कंट्रीज अगर कोई व्यापार करे तो हम्म डॉलर में करे। और हम्म बाद में यही उनकी स्ट्रेंथ बनकर उभरा कि मैक्सिमम हम्म कंट्रीज में अभी जो ट्रेड होता है वो डॉलर में बनाए जाने लगा। तो इससे अमेरिका की हम्म इकोनॉमी को तो फायदा ही मिलता है। दूसरा, अगर किसी देश पे अगर अमेरिका काबू करना चाहता है या उसको इकोनॉमिकली प्रेशर करना चाहता है, तो वहां पे हम्म डॉलर के थ्रू उस पर सैंक्शन लगाए जाते हैं। एक हम्म जो हम्म मैकेनिज्म है जिसके थ्रू डॉलर स्विफ्ट डॉलर एक्सचेंज होती है, वो स्विफ्ट मैकेनिज्म है। हम्म तो हम्म, स्विफ्ट मैकेनिज्म को भी जो यूएसए वो कंट्रोल करता है। तो ये जी दो जी। चीजें जो डॉलर की स्ट्रेंथ को और बाकी लोगों को प्रेशर बनाने में काम। हाँ, और अभी इसका एक डिप्लोमेसी के रूप में, वार के रूप में इसका डोनाल्ड ट्रंप काम में यूज ले रहे हैं, वो डॉलर डिप्लोमेसी है ना। तो आप इसका थोड़ा थोड़ा कर लीजिए, क्योंकि आपका जो इंटरव्यू है मेरे को लग जी रहा है सर। आईआर से थोड़ा ज्यादा होने वाला है ना। और अभी दो तीन रिसेंट घटनाएं जो हुई, ऑपरेशन सिंदूर वगैरह, और उस वजह से भी आप एक्स सर्विसमैन है और नेवी से बिलोंग करते हैं, तो आपको कुछ कुछ मतलब आपका 50% तो लगभग इंटरव्यू उस सेगमेंट से ही होने की उम्मीद है। वैसे कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि इंटरव्यू किधर जाएगा, है ना। एक जैसे जी सर। वारफेयर इक्विपमेंट होते हैं कुछ नेवी के अंदर, कौन कौन से होते हैं और उनका कैसे यूज है, थोड़ा सा ब्रीफ में आप बता दीजिए। सर इसमें दो तीन कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक कैटेगरी तो ये जो हाँ रडार सिस्टम है अपना, हाँ जो हम हाँ। सर्वेलांस करते हैं और ट्रैक करने के काम आते हम्म हैं। तो ईडब्ल्यू रडार, हम्म इंटर रडार, इंटेलिजेंस रडार या इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर रडार इस्तेमाल की जाती है। दूसरी हाँ हाँ। कैटेगरी आती है जो हम लोग मिसाइल्स यूज करते हैं और हम्म अंडर वाटर अटैक्स के लिए यूज करते हैं। तीसरी कैटेगरी हम्म ये आती है कि जो एयर वारफेयर यूज करते हैं सर। जो एयर वारफेयर में हम्म जैसे नेवी की अपनी विंग है, जो नवल एयरक्राफ्ट राफेल, मरीन, ये जागुआर, ये सीरीज में हमारे नेवी के पास में। तो ये हम्म हम्म
तीन टेक्निक्स यूज की जाती है, सीप, इंटेलिजेंस वारफेयर, और इसके साथ तीसरा ये भी है कि जो अंडर वाटर अटैक्स, ये नेवी हम्म। यूज तो जैसे आपने अब रडार बताया, एक सोनार टेक्नोलॉजी भी होती है, उसका क्या उपयोग है? है। सोनार जो अंडर वाटर थ्रेड्स होते हैं, तो इसका हम्म। बेसिकली यूज तो होता है कि सामने जो टारगेट है उसकी जो हाइट कितनी है, उसकी जो डेप्थ कितनी है, वो हमसे कितनी दूरी पे है। तो ये साउंड लोकेशन पता वेव से कर। इनका इस्तेमाल किया जाता है, एक्विस्टिक्स हाँ हाँ वेव्स का यूज हाँ, इसका थोड़ा आप डिस्टेंस और सोनार और स्पीड पता रडार, करने के लिए किया जाता है। हाँ सोनार और रडार का डिफरेंस और इसका कैसे यूज होता है, ये आप थोड़ा अच्छे से तैयार कर लेना। और जैसे मिसाइल्स होती है, क्रूज मिसाइल होती है, जी सर। बैलिस्टिक मिसाइल होती है, इनमें क्या डिफरेंस है? सर जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है, क्रूज मिसाइल होती है, बेसिक डिफरेंस तो ये है कि उनका जो स्पीड है और उनका जो मैकेनिज्म है। जो क्रूज मिसाइल हम्म। होती है उसमें जो जो रेंज होती है, उनकी रेंज ज्यादा होती है, प्लस उनको एक बार लॉन्च करने के बाद में उसको मैन्यूवर नहीं किया जा सकता। जबकि बैलिस्टिक मिसाइल्स को उसमें गाइडेड सिस्टम यूज होता है, और उनकी जो स्पीड होती है वो स्पीड ज्यादा होती है, जो हाइपरसोनिक तक जाती है। बट उनकी जो रेंज होती है वो कंपेयर टू जो क्रूज मिसाइल होती है उनकी कम होती है सर। और तीसरा उनका ये भी रहता है कि जो वारेड कैरिंग कैपेसिटी होती है, और ये उनका जो यूज है, जो क्रूज मिसाइल होती है वो यूज की जाती है डिटरेंस पर्पज के लिए, और बैलिस्टिक मिसाइल यूज की जाती है अटैक पर्पज के लिए सर। अच्छा अच्छा। ये जो आपने स्पीड का बताया, एक मैक चलता है, मैक होता है स्पीड का एक वो जी सर। फॉर्मूला कह दो या उसको स्पीड नापने का ना, वो मैक क्या होता है? सर जो 1 मैक इक्वल टू सर जो साउंड की स्पीड होती है सर, जो 332 अच्छा, मीटर पर एक सेकंड उसको पर कैटर सेकंड। किया गया है। तो अब ये कुछ मिसाइल्स होती है, जैसे वो सोनिक होती है, कुछ सुपर सोनिक होती है, कुछ हाइपर सोनिक होती है, इस तरह से अलग अलग कैटेगरी बांटी हुई है ना। तो कुछ अल्ट्रा सुपर सर सोनिक होती है, ये कौन कौन, इसके क्या क्या मापदंड है? जो सोनिक होती है उनकी जो स्पीड होती है वो 1 मैक उसके आसपास रहती है। ठीक उसके बाद जो है। हाइपरसोनिक होती है उनकी 5 मैक हाँ। तक स्पीड्स होती है। और जो हम्म। सुपरसोनिक होती है उनकी 5 मैक अबव, 5 से हम्म। मैं परफेक्टली याद नहीं कर पा रहा हूँ सर, 5 से 10 के जी बीच जी। में होती है। और जो अल्ट्रा हाँ। सुपरसोनिक होती है उनकी 20 मैक से ऊपर की स्पीड होती है। जी जी, आप इसको भी थोड़ा अच्छे से तैयार कर लेना। एक आईएनएस अरिहंत और अरिदमन अभी श्योर सर। चर्चा में थे। हाँ, आईएनएस अरिहंत अरिदमन जी ये सर। चर्चा में है अभी, कंक्लूड कि करें क्या सर। है। हाँ जी जी सर। जी सर। सर जो आईएनएस अरिहंत और अरिदमन जो न्यूक्लियर सबमेरीन, न्यूक्लियर पावर सबमेरीन है सर, और इनकी हम्म। कैपेबिलिटी ये है कि सर इनको जो डीजल की जगह यहाँ पे न्यूक्लियर इंजन, न्यूक्लियर फ्यूल इस्तेमाल किया जाए, एक तो ये है। हम्म। दूसरा इसमें जो वार कैरिंग कैपेसिटी है वो न्यूक्लियर वेपन हम्म। सिस्टम इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें K-50 सागरी का इस्तेमाल किया जाएगा सर। जी जी। और तीसरा ये भी है कि सर इनकी। चलो, जी सर। एक एक थ्योरी चलती थी 500 साल, ज्योग्राफी में होता है वैसे बेसिकली, लेकिन आपके इसमें यूज होता है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। 500 साल पहले एक थ्योरी थी कि रिमलैंड थ्योरी होती थी, कि जो सेंट्रल के भूभाग, सेंट्रल एशिया पे राज करेगा वो दुनिया पे राज करेगा। बाद में एक थ्योरी आई कि जो समुद्र पे राज करेगा वो पूरी दुनिया पे राज करेगा। आपके बारे में इसका क्या विचार है, कि समुद्र इतना इंपॉर्टेंस कैसे हो गया भूभाग को छोड़ के? सर अभी जो एक तो दो तीन चीजों में देखा जाता है। पहला तो एक तो ये कि जो अभी मैक्सिमम जो ट्रेड होता है वो सी ट्रेड होता है। हम्म। अगर किसी जी एक जी। कंट्री को हाँ। दूसरे ट्रेड और कनेक्टिविटी, एक तो ये सोर्स है। जी जी, बिल्कुल दूसरा ये भी बिल्कुल। कि जो अभी फ्यूल भी जो है, ओशन है, वो हम्म। मिनरल रिसोर्सेज और अभी एनर्जी के बहुत बड़े भंडार वहां पे बिल्कुल बिल्कुल पाए गए हैं। बिल्कुल। चलो चलो, तीसरा बहुत ये भी अच्छा है कि आप। सर जो सर। अच्छा, आपका बहुत जी मतलब सर। जी आप सर। थोड़ा सा जो है आपके जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड, जैसे एक दो सवाल इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि जैसे आप साइंस के विद्यार्थी रहे, नेवी में काम किया है, तो नेवी में क्या टेक्नोलॉजी लाई जाए जो नेवी को और उन्नत किया जा सकता है, इंडियन नेवी को स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके। और नेवी में कौन कौन से वारफेयर यूज किए जाते हैं, सर मिसाइल्स कौन कौन सी प्रकार की होती है, नेवी के अंदर खुद के हेलीकॉप्टर्स वगैरह होते हैं, उनका क्या यूज है, वो तो एयरफोर्स के होते हैं, है ना। और ठीक है, कुछ जैसे, और जी सर।
जो अपने जो युद्ध पोत जो होते हैं, वो स्टील्थ वार, और ये कुछ कैटेगरी जो आपके वहां होती है, तो इसका थोड़ा सा आप बेसिकली, क्योंकि संभावना रहती है कि जनरली आप पढ़ाई से भाई 15 साल से दूर है, तो नौकरी किए हुए एक सर्विसमैन है, तो आपको एक सर्विसमैन से और एक इंटरनेशनल रिलेशन जो भी अभी चल रहे हैं, क्योंकि जिस एक्स सर्विसमैन का इंटरव्यू ज्यादातर संभावना रहती है एक तो इंटरनेशनल रिलेशनशिप के ऊपर, एक को यदि वार की घटनाएं हैं उसके ऊपर जनरली, और एक आप थोड़ा सा राजस्थान का कल्चर का ऊपरी ऊपरी जानकारी, डेप्थ में वापस को जानने की जरूरत नहीं, जो अपना प्री मेंस में पढ़ा एक बार रिवाइज कर सको तो। और एक अपना जो है, जो पॉलिटिकल इश्यू जो अभी देश के अंदर चल रहे हैं, मान लो कोई जैसे मतगणना हो गई, और एसआईआर जो भी चल रही है बिहार में, उसका क्यों विरोध है ना, और बहुत सारी चीजें, जनगणना है, जातीय जनगणना, इस तरह का ना। और ओवरऑल आपका नॉलेज अच्छा है, बाकी इन सर। चीजों को आप तैयार करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट अमर अच्छा, सिंह जी, थैंक यू बहुत सो बहुत मच सर, शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर।